छात्राओं, हम हिंदी अनिवार्य के अंतर्गत गद्य भाग का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित एक संस्मरण 42 के ज्वार की उन लहरों में, जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हिंदी के प्रसिद्ध पत्रकार और निबंधकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म सहारनपुर उत्तर प्रदेश के जिले के देवबंद गांव में हुआ। प्रारंभ में ही उनकी रुचि सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में होने के कारण वे सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय रहे, जिसके कारण उन्हें स्वाधीनता संघर्ष के समय जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने कुछ समय तक हिंदी की प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका ज्ञानोदय तथा सहारनपुर से प्रकाशित होने वाले पत्र नया जीवन तथा विकास का सफल संपादन किया। उन्होंने निबंध, रिपोर्टाज, संस्मरण तथा रेखाचित्र लिखे हैं। वे अपनी रोचक और सहज शैली में स्थितियों का चित्र प्रस्तुत कर अपनी कथन भंगिमा से पाठक का मन बांध लेते हैं। उनकी रचनाओं में विचार और भावों का सुंदर समन्वय मिलता है। प्रभाकर जी की प्रमुख रचनाएं हैं नई पीढ़ी, नए विचार, जिंदगी मुस्कराई, माटी हो गई सोना, दीप जले, शंख बजे, महके आंगन आदि। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, जैसा कि उनके जीवन के संबंध में हमने जानकारी प्राप्त की, वे स्वयं एक स्वाधीनता सेनानी रहे हैं। उन्होंने स्वयं स्वाधीनता संघर्ष के समय जेल यात्रा भी की है, जेल भी उन्हें जाना पड़ा। और ऐसे में जब वे उसी स्वाधीनता आंदोलन के घटनाक्रम को लेकर के संस्मरण लिखते हैं, तो उस संस्मरण में एक स्वाभाविकता आ जाना स्वाभाविक ही है, सहज है। और संस्मरण, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, स्मरण के आधार पर जिसकी रचना की गई हो, यानी जीवन की स्मृतियों को लिपिबद्ध करना, जीवन की स्मृतियों को अंकित करना, वो संस्मरण है। संस्मरण में अपने जीवन में हुई कोई घटना जो अपनी स्मृति में है, लेखक की स्मृति में होती है, उस घटना को वो बड़े रोचक शैली में प्रस्तुत करता है। तो संस्मरण में एक यथार्थ होता है, एक वास्तविकता होती है, और रचनाकार उसमें अपनी शैली के द्वारा रोचकता का समावेश कर देता है। तो संस्मरण, क्योंकि उसमें जीवन में व्यतीत हुई किसी घटना का वर्णन होता है, तो वे भी एक कहानी की सी अनुभूति करवाने वाले होते हैं। हम इस संस्मरण के बारे में चर्चा करें 42 के ज्वार की उन लहरों में। तो यह संस्मरण कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1942 में जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष चल रहा था, उस घटनाक्रम को लेकर लिखा है। तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1942 में गांधी जी की प्रेरणा से भारत में भारत छोड़ो आंदोलन पूरी प्रखरता से छेड़ा गया। इस आंदोलन की तीव्रता को कम करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों पर असहनीय अत्याचार किए थे। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने उसी आंदोलन के दौरान भारतीयों पर किए गए अत्याचारों का लोमहर्षक वर्णन इस संस्मरण में किया है। लोमहर्षक, रोंगटे खड़े कर देने वाला वर्णन इस संस्मरण में किया है। जैसे जैसे यह आंदोलन तीव्र होता गया, वैसे वैसे अंग्रेजों का दमन और कुचक्र बढ़ता चला गया। और जिस तरह से उन्होंने इस आंदोलन के जो कर्ता धर्ता थे, आंदोलन करने वाले थे, पूरा देश किस तरह से इस आंदोलन में जुट गया और पूरे देश में यह आंदोलन उठा, तो किस तरह उनका अत्याचार हुआ, दमन हुआ, उन्हें दबाया गया और तरह तरह की उन्हें यातनाएं दी गईं, उन सब का वर्णन लेखक ने इसमें किया है। इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता की नींव रखी थी। यह संस्मरण पाठकों का दिल दहला देता है तथा उन्हें राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा देता है। इतिहास सदैव हमें कोई न कोई पाठ पढ़ाता है। तो जब हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में
और उस समय लोगों द्वारा दिए गए या देश के जो वीर हुए हैं, शहीद हुए हैं, उनके द्वारा दिए गए बलिदान के संबंध में, उनके संघर्ष के बारे में, उनके द्वारा सही गई यातनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं तो आज़ादी और देशभक्ति का सही मतलब हमें समझ में आता है। तो इसलिए इस दृष्टि से यह एक बहुत ही प्रेरक संस्मरण है। पाठक इस संस्मरण को पढ़कर ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए जुल्मों का जीवंत अनुभव कर सकते हैं। यह संस्मरण यह स्पष्ट कराता है कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार के साथ बहुत संघर्ष किया था और भारी अत्याचार सहे थे। यह रचना नई पीढ़ी को भारत के इतिहास के उन पृष्ठों को खोलती है जिन्हें पढ़ना हर भारतीय के लिए आवश्यक है। हमें सभी को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, ताकि हम इस बात को समझ सकें कि आज़ादी हमारे देश के लोगों ने, हमारे पुरखों ने क्या कीमत देकर प्राप्त की है, आज़ादी का हमारे लिए क्या महत्व है, तभी इसे समझ सकेंगे। लेखक ने प्रारंभ में ही जो इसकी भूमिका बांधी है बड़ी आकर्षक है और एक साथ पूरे उस समय के माहौल को, उस समय के वातावरण को हमारे सामने प्रस्तुत कर देती है। तो सन 42 को बाद में प्रारंभ करते हैं। पहले वो कुछ पंक्तियों में वो माहौल है उसे बताते हैं और उसमें हम और वो कौन है यह भी हमारे सम्मुख स्पष्ट कर देते हैं। तो बड़ी रोचकता से लेखक ने उस माहौल को एक एक पंक्ति में बांधते हुए पूरी बात अपनी कह दी है। बाद में उसी बात को उस घटनाक्रम के द्वारा और विस्तार दिया गया है। हम उन दिनों गहरा रहे थे, वे उन दिनों घबरा रहे थे। हम उन दिनों पूरे जोश में थे, वे उन दिनों पूरे जोर में थे। उनकी महत्ता अस्त होने के खतरे में थी, हमारी महत्ता फिर से जन्म लेने की संभावना में। उनके साथ लगभग एक शताब्दी में संजोई सैनिक शक्ति थी, हमारे साथ लगभग एक शताब्दी में सुलगाई विद्रोही भावना की आग। दाव चूकने में उनकी मौत थी, दाव चूकने में हमारी घोर पराजय। वे अपनी उखड़ती जड़ जमाने में जुटे थे, हम अपनी सदियों से उखड़ी हुई जड़ जमाने में जुटे थे। हमारा उखड़ना ही उनका जमना था, हमारा जमना ही उनका उखड़ना था। वे थे हमारे शासक अंग्रेज, हम थे उनके शासित भारतवासी। तो इन पंक्तियों में ही पूरा वातावरण जो उस समय का था वो हमारे सामने बड़े संक्षेप में और बड़ी सशक्त शैली में अभिव्यक्त हो जाता है, जिसमें भारतीयों का संघर्ष और अंग्रेज़ों द्वारा किया जा रहा दमन का कुचक्र दोनों ही सांकेतिक रूप में अभिव्यक्त हो रहे हैं। तो लेखक ने बड़ी रोचकता के साथ प्रारंभ में ही पूरी बात को एक प्रकार से कह दिया है कि कैसे उनके अत्याचार, उनके दमन बढ़ रहे थे, कैसे हम पूरा अपना जोर लगा रहे थे, कैसे हम पूरे जोश में थे, हम गहरा रहे थे, वो घबरा रहे थे, हम जोश में थे और वो भी पूरे जोर में थे, पूरा जोर था हमें दबाने पर। उसके बाद लेखक ने उस क्रांति की भूमिका प्रारंभ की है कि कैसे भारत छोड़ो 1942 में 8 अगस्त 1942 को बम्बई में राष्ट्रीय महासभा ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया और 9 अगस्त 42 को प्रातःकाल महासभा के नेता और कार्यकर्ता देश भर से गिरफ्तार कर लिए गए। और गिरफ्तार करने के बाद अंग्रेज शासक जो था उसने अपनी सफाई में यह भी कहा कि बहुत बड़ा कुचक्र रचा जा रहा था, इसलिए इन्हें गिरफ्तार करना आवश्यक हो गया था और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही उनके द्वारा जो की गई टिप्पणियां थीं, जिसमें यह था अब सारे नेता तो चुन चुन कर गिरफ्तार कर लिए गए हैं, कहीं कुछ बचे भी होंगे तो वो कुछ कर नहीं सकेंगे, लेकिन इन सब ने मिलकर के इस देश की जनता को जगा दिया और चाहों और से जनता जागृत हो उठी कि नहीं, अब यह टंटा हमेशा के लिए मिटा नहीं है, यह जाग गया है। और सब और जैसे लोग जागृत हो गए और इस कोशिश में कि अब इस देश पर भारत का तिरंगा ही फहराया जाएगा। इसी क्रांति को आगे बढ़ाते हुए
लेखक ने कुछ एक उदाहरण हमारे सामने रखे हैं। वे उदाहरण दिल को दहला देने वाले हैं कि कैसे छोटे छोटे बच्चे भी इस क्रांति में कूद पड़े, 12-14 वर्ष के किशोर इस क्रांति में कूद पड़े और किस प्रकार से तिरंगा लहराने के लिए गए तो उन्हें एक साथ गोलियों से भून दिया गया। फिर भी उनमें से एक बालक जो ऊपर चढ़ने में कामयाब हो गया, गुंबद पर चढ़कर तिरंगा फहराने में कामयाब हो गया, उसे वहीं गोली से उड़ा दिया गया। किस प्रकार से जो भी इस प्रकार की क्रांति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे उन्हें तरह तरह से अत्याचार उन पर तरह तरह से अत्याचार किए गए, उन्हें यातना दे दे करके उन्हें मौत दी गई, किस प्रकार से गिरफ्तारियां दी गई, कैसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन फिर भी जनता थी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। भारत जाग चुका था और वह स्वाधीन होना ही चाहता था। तो यह सब वर्णन करके इस प्रकार की गिरफ्तारियों का, इस प्रकार की यातनाओं का, तरह तरह की यातनाओं का, अंग्रेज़ों के दमन का पूरा बहुत ही सहज, सरल, स्वाभाविक भाषा और शैली में लेखक ने बड़ा प्रभावपूर्ण वर्णन किया है, जो मार्मिक है, मर्मस्पर्शी है, साथ ही रोंगटे खड़े कर देने वाला, दिल को दहला देने वाला भी है। तो इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं और यह जो संस्मरण है, यह आप जब पढ़ेंगे इसका अध्ययन आपको और करना होगा। इसके बारे में पूरा मैंने आपको समझा दिया है, पूरी जानकारी दे दी है, लेकिन यह एक कहानी का सा अनुभव करवाने वाला है। और यहाँ पर लेखक ने यह भी टिप्पणी दे दी है, बता दिया है इन सारे वर्णनों को करके कि अंग्रेज़ जो दनादन गोलियां दाग रहे थे, जो बेदर्द बेहया होकर के तरह तरह के अत्याचार कर रहे थे, उन्हें पता नहीं था कि ठीक 5 वर्ष बाद 15 अगस्त 47 को यह यूनियन जैक यहाँ से इस तरह खिसक जाएगा जैसे 3rd क्लास के टिकट का मुसाफिर 1st क्लास में बैठा हो और टिकट चेकर आ जाए तो वो देखते ही चुपके से खिसक जाता है। और यही तिरंगा झंडा इस शान से लहराएगा कि आकाश गंगा की लहरें भी उसकी फरहान देखने को एक बार ठहर जाएंगी। तो लेखक ने इस प्रकार रोचक शैली में अपनी सारी बात कही है। तो यह इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। अगले वीडियो में हम अगले जो आपके एक रेखा चित्र है राम वृक्ष बेनीपुरी का, रजिया, हम उसका अध्ययन करेंगे।